हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज से हम मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ेंगे। मैंने मध्य प्रदेश के भूगोल का भौतिक विभाजन का वीडियो पहले ही बना दिया है। उसके बाद आज हम आज हम देखेंगे मालवा का पठार के बारे में, जो भौतिक विभाजन का पहला टॉपिक है। मालवा का पठार के बारे में पढ़ेंगे आज कि मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूं का उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। अब मालवा का पठार का जो क्षेत्रफल है और भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। मध्य प्रदेश की कुल भूमि का भाग है कितना, 28.6%। ये मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। साथ ही साथ मालवा के पठार से कर्क रेखा मध्य भाग से होके गुजरती है। अब देखेंगे इसकी मालवा के पठार की भूगर्भिक संरचना या निर्माण। इसका निर्माण जो है मालवा का पठार का बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों के जमाव से हुआ है। साथ ही इसका ये हिस्सा किसका है, दक्कन ट्रैप के भाग का हिस्सा है मालवा का पठार। ये किस काल में इसका निर्माण हुआ मालवा के पठार का, ये क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण से योसीन काल में इसका निर्माण हुआ मालवा के पठार का। अब धरातलीय विशेषताएं देखेंगे कि मालवा के पठार की धरातलीय विशेषताएं क्या है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 500 मीटर है। ढाल इसका उत्तर मुखी समतल ढाल है मालवा के पठार का। इसका पच्छा कैसे हुआ, ये पठार के ढलान पर गुलाब पच्छा स्पष्ट दिखाई देता है। स्तंभ संरचना सागर तल से षटकोणीय स्तंभ संरचना स्पष्ट रूप से मौजूद है। साथ ही साथ अब इसके देखेंगे प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से मालवा के पठार में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ये इस पठार के मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर देखेंगे जाना पाऊ, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ये विंध्य पर्वत का भाग है। साथ ही जाना पाऊ पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। साथ ही धजारी चोटी देखेंगे, इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। गोमनपुर की जो पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई है 510 मीटर। जो गोमनपुर जो चोटी है पर्वत शिखर है, इसको MPPSC ने पेपर में पूछा गया है 2 बार, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे भौगोलिक सीमाएं। मालवा के पठार के दक्षिणी जो सीमा है वो विंध्य श्रेणी नर्मदा घाटी की सीमा है। उत्तर की जो सीमा है वो मंदसौर और गुना तक विस्तार है तहरे पठारों के क्षेत्र में। पूरब में देखेंगे तो सागर तक विंध्यम चट्टान के अनवरत होती जाती है, मतलब सागर जो जिला है वहाँ तक मालवा के पठार का विस्तार है। और पश्चिम में देखेंगे तो राजस्थान के मेवाड़ जिले तक इसका विस्तार है। अब इसी प्रकार से देखें इसकी जलवायु और वातावरण कैसा है। जो मालवा की पठार की जलवायु वो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ये कथन जो है क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि मालवा के पठार की जलवायु सबसे जलवायु किसने कहा है, तो फानियान ने बोला है, चीनी यात्री है। अब सबश्रेष्ठ जलवायु क्या होती है, इसके कुछ उदाहरण या कुछ कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ये समशीतोष्ण प्रकार की होती है, मतलब इसमें जो गर्मी होती है वो भी कम पड़ती है, सर्दी जो है वो भी कम पड़ती है, बरसात की मात्रा भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। इसमें औसत वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। मालवा के पठार में जो पूर्वी मालवा है
वहाँ पर वर्षा ज़्यादा प्राप्त होती है, जबकि पश्चिमी मालवा में इसकी वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। इसका जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखें नदी ये अपवाह तंत्र की मालवा के पठार की नदियाँ कैसी हैं और अपवाह तंत्र कैसा है। मालवा के पठार में गंगा और नर्मदा नदियों के मध्य जल विभाजक है। जल विभाजक जो शब्द आया, इसका अर्थ होता है कि ये दो भूभागों को अलग करता है, विभाजित करता है जल के जो माध्यम उनको, तो इसको जल विभाजक के रूप में बोला जाता है। जैसे गंगा तंत्र जो उत्तर में इसके मालवा के पठार के उत्तर में अवस्थित है, जिसमें चंबल नदी आती है, सिंध नदी आती है, बेतवा आती है, कैन आती है, पार्वती आती है, काली सिंध आती है, अनातन ये सारी नदियाँ यमुना में मिल जाती है। और नर्मदा तंत्र जो पश्चिम में है, इसमें माही नदी आती, नर्मदा आती, ताप्ती आती, ये नदियाँ अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देखेंगे इसका पठार के प्राकृतिक विभाग कि मालवा के पठार के कितने प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है। इसके उत्तर पूरा पठार कहते हैं, जो विदिशा और विंध्याचल श्रेणियों से घिरा हुआ भाग है। केंद्रीय पठार का क्षेत्र जो मंदसौर और रतलाम जिलों के भाग है, और जो निवाड़ का जो क्षेत्र है उससे भी लगता है। उत्तर पश्चिम का पठार देखेंगे तो राजस्थान की सीमावर्ती जिले से सटा हुआ भाग है। निवाड़ का जो समतल मैदान है, ये भी अनूप क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निवाड़ का मैदान, अनूप जो क्षेत्र है, ये क्वेश्चन PSC में एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके उप पठार देखेंगे या महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे। इसके सोनार पठार या उमठवाड़ा का पठार है। ये उमठवाड़ा का जो पठार है, ये क्वेश्चन APPSC के प्री में पूछा गया है, साथ ही अदर जो एग्ज़ाम कराती है PSC, उसमें भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विदिशा का उच्च भूमि जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, कुमरा गाँव। जाना पाव पहाड़ी जो चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सागर का पठार और भोपाल का पठार, साथ ही ये मध्य मायोसीन सतह है जो नीचा पठार है। उपजाऊ क्षेत्र काली मिट्टी का निक्षेप है। जो मालवा का पठार है, ये लावा के उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का ये भाग है, इस वजह से यहाँ काली मिट्टी का ज़्यादा जमा हुआ है, काली मिट्टी का विस्तृत है। इस वजह से मालवा के पठार पर गेहूँ की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, साथ ही कपास का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कपास के उत्पादन की ज़्यादा होने की वजह से ही सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं वो मालवा के क्षेत्र में ही ज़्यादा अवस्थित है। अब हम देखें मिट्टी और कृषि संपदा। मिट्टी के प्रकार देखेंगे। सर्वप्रथम जो मालवा के पठार में काली मिट्टी मुख्यतः से पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी के भी 3 भाग होते हैं, जैसे छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। इन तीनों रूपों में मालवा के पठार में काली मिट्टी देखने को मिलती है। पठार जैसी पठार में लेटराइट मिट्टी, नीचे भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य फसल जो है कपास, मैंने आपसे पहले भी बताया था, कपास जो काली मिट्टी में मुख्यतः से उत्पादन होती कपास की फसल की। फिर गेहूँ की तो डलिया बोलते, क्योंकि इसको सीहोर जो क्षेत्र है, विदिशा वाला क्षेत्र है, उज्जैन वाला क्षेत्र है, यहाँ गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन का उत्पादन धार जिला है, उज्जैन जिला है और इंदौर जिला, इसमें सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और सोयाबीन के उत्पादन में 2026 में मध्य प्रदेश दूसरी रैंक पर है। साथ ही साथ गन्ना उत्पादन जो नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे ऐसे ही नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नर्मदा सोन घाटी के बारे में आएगा, और आप अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगी। साथ ही अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।